अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, और आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। नए साल की मुबारकबाद मैं इसलिए दे रही हूँ कि इस साल का ये हमारा पहला प्रोग्राम है, आपसे पहली मुलाकात है 2020 में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी दुनिया के साथ में। आज हमें सबसे पहले बात करनी है कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन की, जो दुनिया भर में अपने असरात दिखाना शुरू कर चुकी है। कोरोना और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने साल 2022 के आगाज़ से ही दुनिया को अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया है। पिछले एक हफ्ते की अगर नाज़रीन बात कर लें तो कोरोना के केसेस में एक बार फिर रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। दुनिया भर में इस वक्त सूरत हाल है क्या हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं और क्या तरीक़ाकार इख्तियार किए जा रहे हैं इसके फैलाव को रोकने के लिए। पहले इस बारे में हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे, हेल्थ एक्सपर्ट, उनसे बात करेंगे। है यूरोप में पिछले एक हफ्ते के दौरान 49 लाख से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि फ्रांस सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क रहा, जहां गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,19,126 केसेस रिपोर्ट किए गए। बरतानिया में गुज़िश्ता रोज 1,37,583 कोरोना के नए मरीज सामने आए, जबकि 73 लोगों ने वायरस की वजह से जान गंवाई। बरतानवी हुकूमत ने स्कूल खुलने से पहले बच्चों के कोरोना टेस्ट लाजमी कर दिए हैं। जर्मनी ने बरतानिया में बढ़ते केसेस के पेश नजर बरतानवी मुसाफिरों पर पाबंदी आयद कर दी है। कई दूसरे ममालिक ने भी बरतानवी और फ्रांसीसी मुसाफिरों के लिए पाबंदियां सख्त कर दी हैं। स्वीडन और डेनमार्क ने बढ़ते केसेस के बायस दूसरे ममालिक से आने वाले मुसाफिरों पर कोरोना टेस्ट लाजिम कर दिया है। नीदरलैंड में 14 जनवरी तक सख्त कर्फ्यू लगा रहेगा। कई यूरोपीय ममालिक जैसे ऑस्ट्रिया में कोरोना लॉकडाउन में नरमी और सियाहत वापस खुल गई हैं, लेकिन गैर वैक्सीन शुदा अफराद के लिए तमाम पाबंदियां बरकरार हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्रूज के दौरान 37,000 केसेस के बावजूद मुआशी और सियाहती सरगर्मियां बहाल की जा रही हैं, जबकि न्यूजीलैंड ने फरवरी तक बॉर्डर खोलना मनसूख कर दिया है। अमेरिका में भी कोरोना और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केसेस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क में एक रोज के दौरान 62,526 केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना की वजह से सिर्फ हफ्ते के रोज 2600 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल की गयी। चीनी शहर ज़िओन में 10 दिन से लगे सख्त लॉकडाउन की वजह से अब केसेस की यौमिया तादाद 100 से नीचे आ गई है। भारत में कोरोना के 33,750 केसेस सामने आए, जिनमें से 1700 केसेस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के थे। भारत के वजीर सेहत की जानिब से तमाम रियासतों से अपील की गई है कि वो हुकूमत की जानिब से 3 खरब से ज्यादा का कोरोना फंड, जो कि आवाम के रिलीफ के लिए काम किया गया था, इस्तेमाल में लाएं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की 5वीं लहर ओमिक्रॉन तेजी से फैल रही है। 3 रोज के दौरान कराची में मुस्बत केसेस की शरह 2.6% तक पहुंच गई है। NCOC इजलास में लाजमी वैक्सीनेशन के लिए सख्त इकदामात लेने का फैसला किया गया। 5वीं लहर से बचने के लिए शहरियों से मास्क का इस्तेमाल और समाजी फासलों को यकीनी बनाने की भी अपील की गई है। बिल्कुल जी, समाजी फासले को यकीनी बनाने के लिए SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए अपील तो की जा रही है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद क्या वजह है अमेरिका हो, यूरोप हो, दीगर ममालिक हों, वहाँ पर ओमिक्रॉन के रिकॉर्ड केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें जानने के लिए और अब इससे बचा कैसे जा सकता है, पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है, इस पर बात करने के लिए हमने मदू किया है जी शाज़ली मंजूर साहब को, जो कि वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं। माहिर इमराज सीना हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाज़ली मंजूर साहब। शाज़ली साहब, आप तक आवाज़ आ रही है मेरी? शाज़ली साहब से रब्ता हमारा मुनक़ता हुआ है, कोशिश करेंगे जो उनसे दोबारा से रब्ता कर सकें, बात कर सकें। ज़िक्र मैं कर रही हूँ ओमिक्रॉन का, बात हम कर रहे हैं ओमिक्रॉन के हवाले से। ओमिक्रॉन की बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि बहुत तेज़ी से फैलने वाला वेरिएंट बनकर सामने आया है। इससे पहले हमने डेल्टा भी देखा है, दीगर वेरिएंट भी देखे हैं, लेकिन वो इतनी तेज़ी से नहीं फैल रहे थे। अच्छा, ओमिक्रॉन के हवाले से पहले ही कहा गया कि कोई बहुत ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता हुआ महसूस हो रहा है पाकिस्तान में भी। इसके बाद ज़रा बड़ी तादाद में केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और अब पाकिस्तान में ये किया गया है, जो काबिल ज़िक्र बात है, जो हमें आपको आज लाजमन बताना है कि 30 साल तक की उम्र के जो लोग हैं अब वो चाहें तो बूस्टर लगवा सकते हैं। कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है, कोई पाबंद नहीं किया गया कि लाजमी लगवाना है, लेकिन अगर वो चाहें तो लगवा सकते हैं। पहले एज की हद जो है, उम्र की हद जो है वो ज़्यादा थी, इसको अब कम कर दिया गया है। शाज़ली मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पूछते हैं जी उनसे बात हो पाती है, नहीं हो पाती है। अस्सलाम वालेकुम शाज़ली साहब। अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी शाज़ली साहब, कैसे हैं आप? मुझे बिल्कुल ठीक ठाक आवाज़ आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। शाज़ली साहब, मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ ओमिक्रॉन के हवाले से।
पहले जब ये इसके कोई एक आध केस रिपोर्ट हुआ तभी हमने अपने देखने वालों को इससे आगाह किया था, लेकिन साथ ही साथ ये खबरें भी आना शुरू हो गई कि ये उतना डेंजरस नहीं है जितना डेंजरस इसके दीगर वेरिएंट्स थे, जैसा कि डेल्टा। इसमें बस हल्का सा बुखार होगा, नज़ला ज़ुकाम होगा और ये वेरिएंट चला जाएगा। इसके खतरनाक होने ना होने पे तो हम बात करेंगे ही आपसे। पहले ये बता दीजिएगा कि इतनी तेज़ी से क्यों ये फैलता चला जा रहा है? हाँ जी, शुक्रिया बहुत-बहुत आपने प्रोग्राम में बुलाया। बेसिकली दिसंबर में ये साउथ अफ्रीका में जो था ना, इसको पाया गया और ये तेज़ी से इसलिए फैल रहा है कि ये हमारे जो सीने में जो लंग्स हैं या एयरवेज़ हैं, उसमें ये बड़ी तेज़ी से जो फास्टली ग्रो करता है। तो ये उतनी ही तेज़ी से लोगों में स्प्रेड होता है। मतलब ये कुछ 70 से 100% ज़्यादा हमारे जो साँस की नालियाँ हैं, उसमें ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होता है और लोगों में फैलता है। इसलिए इसको डब्ल्यूएचओ ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न किया था कि ये बहुत तेज़ी से फैलेगा। शुरू में इसका यही कह रहे थे कि ये बहुत स्वेर होगा, खतरनाक होगा, लेकिन अभी तक तो इसमें ऐसी कोई शिद्दत देखने में नहीं आई। ठीक है, यानी फिर ये समझ लिया जाए कि इससे कोई बहुत ज़्यादा अमवात जिस तरह से डेल्टा से हुई, दीगर वेरिएंट से हुई, उस तरह से नहीं होंगी। बस लोग इससे मुतासिर होंगे, हल्का-फुल्का बुखार होगा, वही जो सिम्पटम्स जिनका मैं पहले ज़िक्र कर रही थी, उसी तरह के सिम्पटम्स भी हैं इसके शाज़ली साहब फिर? जी, इसके सिम्पटम्स जो है ना ज़्यादा जो हम आम ज़ुबान में जो कहते हैं ना कि नज़ला ज़ुकाम, कोल्ड या फ्लू लाइक सिम्पटम्स है। मतलब जिसम में दर्द है, खाँसी है, नाक से पानी निकलना, बुखार हो जाना, कुछ दिन ये रहता है और फिर ये खुद से सबसाइड हो जाता है। बहुत कम केसेज़ देखने में आए हैं हमारे पास जिसमें ये लंग्स को इन्वॉल्व करता है, फेफड़ों को। लेकिन वो भी उस तरह नहीं किया इसने जिस तरह वो डेल्टा वेरिएंट कर रहा था। वो सबसे ज़्यादा लंग्स में जाके, फेफड़ों में जाके उनको जो है नुकसान पहुँचाता था और बहुत से निमोनिया करता था। हमने इसमें कुछ केसेज़ देखे हैं निमोनिया के, लेकिन वो आराम से ट्रीट हो गए बगैर एडमिशन के और उनमें कोई भी इतने खतरनाक हद तक की बीमारी नहीं फैली कि किसी को आईसीयू में दाखिल करना पड़े या वेंटिलेटर की ज़रूरत हो। ठीक है। अच्छा शाज़ली साहब, ये जब हम किसी नए वेरिएंट के आने की बात करते हैं, तो क्या ये समझा जाए कि जो पुराना वेरिएंट है वो ख़त्म हो गया? क्या डेल्टा जा चुका है, वो अब लोगों को नहीं कर रहा, इसने वाक़तन अपनी हैयत जो है वो बदल ली है, तब्दील कर लिया है, पूरा का पूरा जिस जगह पे भी था, या नहीं अभी भी डेल्टा मौजूद है, अभी भी दीगर वेरिएंट्स मौजूद हैं, ये एक नया वेरिएंट आ गया उनमें? जी, ये इतनी तेज़ी से फैला है कि इसने जो है ना डेल्टा को ओवरकम कर गया है। डेल्टा हमने शुरू में देखा था दिसंबर के आखिरी हफ्तों में कि वो फिर भी आ रहा था और जब ये आया इसने टोटली जो है ना इसने ओवरटेक कर दिया डेल्टा को। तो जैसे मैंने आपको कहा कि कोई सीरियस पेशेंट्स, कोई ऐसी अमवात हमने अभी तक नहीं देखी। अगर वो होता सीरियस होते तो वो डेफ़िनेटली डेल्टा वेरिएंट ही होता है। तो इसने इतनी तेज़ी से ग्रो किया है कि इसने जो है ना डेल्टा को पीछे छोड़ दिया और खुद से ये आगे आ गया है। तो उसमें अच्छी बात भी है और बुरी भी। अच्छी बात ये है कि डेल्टा एक खतरनाक वेरिएंट था और ये जो है ये बेशक वेरिएंट ऑफ ए कंसर्न है, लेकिन इसने अभी तक उतनी तबाही नहीं मचाई। आपने जो अपने स्टैटिस्टिक्स और एदाद-ओ-शुमार बताए वो सिर्फ़ ये बताए हैं कि बहुत ज़्यादा ये तेज़ी से फैला है। जैसे अमेरिका में 4 लाख के करीब लोग इन्फेक्ट हुए एक दिन में, इसी तरह जी। बर्तानिया में 1 लाख और दूसरे ममालिक में। ठीक है। तो फिर वैक्सीन क्यों लगवाएँ? बूस्टर क्यों लगवाएँ? सवाल फिर यहाँ पे ये पैदा हो जाएगा बहुत सारे ज़हनों में कि अगर इससे मौत नहीं होगी या इससे कोई और संगीन मसला नहीं होगा, तो फिर क्यों लगवाएँ हम बूस्टर? देखिए, ये तो अभी बड़ी अर्ली चीज़ है, अभी तो 2 से 3 हफ्ते हुए हैं। ज़ाहिर-सी बात है जब ये जितना ज़्यादा फैलता जाएगा, जितना ज़्यादा लोगों को अफ़ेक्ट करता जाएगा, हो सकता है इसकी शिद्दत में इज़ाफ़ा हो। और ये न्यूट्रलाइज़िंग जो एंटीबॉडीज़ हैं, चाहे हमारी जो नेचुरल इम्यूनिटी होती है वो एंटीबॉडीज़ या जो हम लोगों ने जो वैक्सीनेशन लगाई हुई है, उसकी डेफ़िनेटली एंटीबॉडीज़ को ये कम करेगा और जैसे-जैसे ये कम करता जाएगा, हो सकता है कि ये और ज़्यादा ताकतवर हो और इसकी बीमारी में शिद्दत में इज़ाफ़ा हो। इसलिए वैक्सीनेशन और जो हम लोग ये एहतियाती तदाबीर करेंगे, वो हमें अभी भी करना चाहिए। ठीक है, एहतियाती तदाबीर अभी भी इख्तियार करनी चाहिए। अच्छा, ये जो पाकिस्तान में शाज़ली साहब एज जो है इसकी कम कर दी गई है उन लोगों के लिए, जो एक लिमिट थी ना एज लिमिट कि जी आप 30 से अबव जो हैं वो लगवा सकते हैं। अभी ये कि 30 तक की एज के जो लोग हैं वो भी लगवा सकते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है? वही मैंने आपको कहा ना कि न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी जो हमारी इम्यूनिटी नेचुरल इम्यूनिटी है हमारी जो वैक्सीन के थ्रू इम्यूनिटी जो एंटीबॉडीज बनती हैं उसको जो है डेल्टा ने बहुत ज्यादा कम कर दिया था उसके इफेक्टिवनेस को।
तो अब ये जो वेरिएंट है ये उसको मज़ीद कम करेगा। इसलिए उन्होंने कहा है कि बूस्टर ज़रूरी हो गया है और कुछ रिसर्च की गई है जिसमें बताया गया है कि जो जो बूस्टर जब आप लगाते हैं तो इस वेरिएंट या कोई भी आने वाला वेरिएंट होगा उसको वो प्रोटेक्ट करेगी। दूसरा ये है कि सबसे ज़्यादा जो इसमें एक ख़ास बात देखी गई है कि बच्चों की तादाद में बहुत इज़ाफ़ा हुआ है इसके अमेरिका में और दुनिया में इस बीमारी का। तो इसीलिए अब ये किया गया है, रिकमेंडेशन दी गई है, बताया गया है कि आप 5 साल से उम्र में अब ज़्यादा बच्चों को भी वैक्सीनेशन की जाए। ठीक है। अच्छा शाज़ली साहब, इस वक़्त चूँकि पीटीवी की जो रीच है बहुत दूर-दराज़ इलाकों में भी है। आपको बहुत सारी जगहों पर सुना जा रहा होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इसको लेके कोरोना को लेकर जो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, उनको अगर आप दूर कर सकें। बहुत सारे व्हाट्सएप आप तक भी आते होंगे, हम तक भी पहुँचते हैं, जिनमें कहा जाता है कि जी प्लीज़ ये जो वैक्सीन है ये मत लगवाएँ। ये नस्ल खुशी के लिए लगाई जा रही है। जो लोग ये लगवाएंगे वो आगे बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिश की जा रही है, इंसानी आबादी को कम करने के लिए किया जा रहा है। किस कदर इनमें, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि हकीकत है, लेकिन क्यों इस तरह की चीज़ें अभी भी गर्दिश कर रही हैं, जबकि हमारे अपने सामने बहुत सारे लोग जो हैं वो इसकी वजह से, कोरोना की वजह से मौत के मुँह में चले गए हैं। शाज़ली साहब। जी, जब देखें ये जब कोरोना का मसला शुरू हुआ था तो हाँ, बहुत सारे लोग जो हैं इसको मानते ही नहीं थे। वो कहते हाँ, थे ये मैन मेड कोई वायरस है, कोई हमारे खिलाफ साजिश जी, की जी, गई है और दुनिया की हुँ, जो है पॉपुलेशन को हुँ, कम किया जा रहा है, जिस तरह आप बहुत सारी बातें और फिर 1 साल लगा, बहुत से इंटरव्यूज़ में मैं ये कहता गया कि ऐसा-ऐसा लोग इसको यूज़्ड टू हो जाएँगे और उस बात पे हाँ, फिर उनको यकीन आ जाएगा। तो 1 साल तो इस पे लगा कि जी ये बीमारी जो है वो नहीं है, खैर फिर इलाज भी नहीं है, आप क्यों इलाज कर रहे हैं, वो भी पता चला कि इलाज हुआ और ख़ास तौर पे पाकिस्तान ने जो इलाज में और जो इसमें अपना जो मकाम बनाया वो सबके सामने है। तो उसके बाद फिर वैक्सीन का सिलसिला शुरू हुआ कि जी ये तो वैक्सीन जो है वो बच्चे नहीं पैदा हो सकेंगे, पॉपुलेशन जो हाँ, है उसको कम कर रहे हैं, दुनिया को तबाह कर रहे हैं और इस तरह की जो चीज़ें थी। लेकिन वो वैक्सीन अब इस तरह हो गया कि आप देखते हैं कि लोग अब खुद से लगाना चाहते हैं और हाँ, जिन्होंने बहुत सही। ट्रैवल करना है या वैसे भी उनको समझ आ गई कि वैक्सीन से जो है वो अमवात कम होती है, इसकी शिद्दत में कमी आती है। अब ये जो मफ़रूज़े हैं, ये जो हम स्टोरी सुनते हैं उसकी वो है बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं। तो लेकिन ये क्या सराहियाँ तो चलती रहेंगी, ये दुनिया में भी चल रही थी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी सिर्फ़ हमारे नहीं, उनमें भी ये बातें बाहर से भी आ रही थी। लेकिन अब जैसे-जैसे चीज़ें आती जा रही हैं, लोग इसको यूज़्ड टू होते जा रहे हैं, वो खुद कहते हैं हमें वैक्सीन लगाएँ, हमें बूस्टर भी लगाएँ, इसके सवालात भी करते हैं। ये उसी तरह का सिलसिला जिस तरह पोलियो वैक्सीन है, दूसरे दीगर वैक्सीन है, वो लगाने से लोग कतराते थे कि जी इसमें भी जो है बच्चे नहीं हो सकेंगे या अभी भी बहुत जिस तरह सारे ये लोग बातें इन्हीं चीज़ों में उलझे हुए हैं ना। अच्छा जी, शाज़ली लेकिन साहब, मेरे ख्याल जब से टाइम के साथ चीज़ें बेहतर होती जा रही हैं। हाँ, लेकिन यूरोप से भी इत्तलात आती हैं, अमेरिका से भी आती हैं, शाज़ली साहब के पढ़ा-लिखा तबका जो है, अच्छा-भला जिनकी लिविंग है, वो लोग भी इस पे इन अफ़वाहों पे यकीन करते हैं। अच्छा, बहरहाल मुझे ये बता दीजिएगा शाज़ली साहब, जब से ये कोविड का आया है दौर, पहले दीगर शोज़ में भी आपसे बात होती रही है इसी प्लेटफ़ॉर्म से। आप अक्सर फरमाया करते थे डॉक्टर्स के लिए जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा किल्लत है, जो सहूलियात होनी चाहिए वो हमने अमेरिका में भी देखा कि बहुत कम थी, बाज़-औक़ात मरीज़ों के लिए, बाज़-औक़ात डॉक्टर्स के लिए। अभी हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर क्या सूरत हाल है? क्या आप तक इत्तलात आती हैं? आपकी जो डॉक्टर बरादरी है आपसे बात करती होगी। हमारे पास सारी चीज़ें हैं, चाहे वो डॉक्टर्स के पहनने की किट्स हों, दीगर चीज़ें हों, दवाइयाँ हों, वैक्सीन हो, सारी चीज़ें मौजूद हैं अभी वाफ़र मिकदार में हमारे पास कि अगर ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है, जो ओमिक्रॉन है, नया वेरिएंट, तो इसको काबू किया जा सके। अस्पतालों में बेहतर है सिचुएशन कुछ? देखिए, अस्पतालों में तो बेहतर है अगर मैं अपने हॉस्पिटल या इर्द-गिर्द जो हमारे हॉस्पिटल हैं उनका हाँ, जो है वो एनालिसिस करें या तो उसमें अभी तो कोई इतनी ज़्यादा तादाद में लोग दाखिल नहीं हो रहे। हाँ, लोग हमारे पास डेली बहुत सारे आते हैं मतलब फैमिलीज़ की फैमिलीज़ आती हैं और ये वो लोग हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, जैसे शादियाँ हैं, तकरीबात हैं, उधर फैलता है या ट्रैवलिंग करके आते हैं। तो हाँ, ये माइल्ड डिज़ीज़ में लोग आते हैं, कोल्ड, फ्लू लाइक और ये वहाँ खुद से जो थोड़ी बहुती दवाइयाँ लेके ठीक हो जाते हैं। हुँ, कुछ लोग ज़ाहिर-सी बात है अस्पताल में उनको हम ट्रीटमेंट वगैरह इमरजेंसी में दे के भेज देते हैं, हुँ, लेकिन वो तादाद नहीं है। हाँ, अगर ये इस तरह से बढ़ा जिस तरह दुनिया में बढ़ रहा है तो फिर
ज़ाहिर बात है हमारे हेल्थ केयर पे बर्डन पड़ेगा। लेकिन हमने वो जो पहली वेव और डेल्टा वेव जो गुज़ारी, जो 2 मैं समझता हूँ एक्सट्रीम वेव्स थी, और जिसमें हमें पता था कि मैं तो ये भी सोचा करता था, मतलब कि बाज़ दफ़ा कि कहीं लाशें जो हैं वो बाहर सड़क पे ना पड़ी हों, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हमने उस पे बड़ी तेज़ी से जो है वो काबू पाया। तो मेरा नहीं ख़्याल कि इस तरह की इंशाल्लाह कोई सिचुएशन आएगी। इस तरह के ये वायरस आते जाएँगे, इसमें म्यूटेशन आती ठीक है। जाएगी। लेकिन अच्छा शाज़ली इसका साहब, वक़्त हमारे पास कम है, बस ये फरमा दीजिएगा क्या सिम्पटम्स हों, क्या किसी के अंदर अलामात हों तो उसको पता चले कि ठीक है जी ये एक नॉर्मल कंडीशन है, मुझे कोई ओमिक्रॉन या कोई इस तरह का वायरस जो है वो नहीं चिपक गया, मुझे टेस्ट नहीं करवाना, और क्या सिम्पटम्स, क्या ऐसी अलामात हों जिससे उसको लगे कि नहीं मुझे शायद ओमिक्रॉन है, मुझे टेस्ट करवाना चाहिए? देखें ये कोल्ड और ये जो सीज़नल हमारा जो कोल्ड और फ्लू चल रहा है ना, तो इसके अलामात भी वही हैं, जिसमें मैंने आपका बदन में दर्द होना, बुखार होना, इसके बाद नज़ला, ज़ुकाम और जो है टेस्ट चला जाना, स्मेल चली, ये तो इसकी दोनों की मिलती-जुलती हैं, ये जो भी ओमिक्रॉन है और जो हमारे यहाँ नॉर्मल कोल्ड या फ्लू चलेगा सीज़न में। लेकिन अगर 4 से 5 दिन ज़्यादा अलामात का हो जाए, 3 चीज़ें मैं अपने मरीज़ों को बताता हूँ कि जी। अगर आपकी साँस में तकलीफ शुरू हो जाए, खाँसी शदीद इख्तियार कर जाए और बुखार बहुत तेज़ हो 101, 102, तो फ़ौरन आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ। ये वो अलामात हैं जो ओमिक्रॉन में हो सकते हैं, उसकी शिद्दत जो बीमारी की उसमें हो सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाज़ली मंज़ूर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, जो माहिर अमराज़ सीना हैं, और बहुत सारे केसेस इनके अपने हॉस्पिटल के अंदर कोविड को लेकर आ रहे होते हैं, उनका ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छे से करते हैं, और अभी बहुत अच्छी टिप्स भी हमें बता रहे थे कैसे इससे बचना है, और ये भी हमें बता रहे थे कि क्या ऐसे सिम्टम्स हैं, अगर आपको सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही है, आपको बहुत ज़्यादा बुखार तेज़ हो रहा है, 102 तक जा रहा है, 102 से ऊपर जा रहा है, या फिर आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं पेन हो रहा है, तो फिर आपको फ़ौरन से ये तीनों अलामात हों तो ओमिक्रॉन के टेस्ट के लिए जाना चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपसे दोबारा मिलेंगे, बहुत से और मौज़ूआत पे आपसे बात करनी है, हमारे साथ रहिए। Achieve their UN climate action goals, which calls for urgent actions to combat climate change 10 years before the deadline. It's not America, the UK, or Australia. It's हम सब लोग इस काबिल हो जाएं कि हम माशरे में हर शख्स की बात को दलील के साथ सुनें, दलील के साथ परखें और दलील के साथ कबूल करें। मज़हब तो एक पैगाम है खुदा का, जो आप तक पहुंचा है और आपकी ज़िम्मेदारी है कि दूसरों तक पहुंचाएं। एक बंदा जब अपने अपने हिस्से का दरख्त लगाएगा, एक बंदा जब अपना अपना दिया जलाएगा, तो क्यों नहीं एक प्रॉपर जो है वो माशरा जो है वो तश्कील में आएगा। हम लोगों को अवेयरनेस देंगे कि हमें मिलकर रहना है, हमारा दीन हमें क्या तालीम दे रहा है, हमें दूसरों के साथ रवादारी किस तरह से करनी है।
वेलकम बैक जी। नाजरीन, साल बदला, दुनिया ने नई सोच, नई उम्मीदें नए साल से वाबस्ता की, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो इंतहा पसंद भारतीय सरकार ने कुछ नहीं बदला। इंतहा पसंदों ने मुस्लिम ख्वातीन को सिली डील्स के बाद बुली बाय के जरिए निशाना बनाना शुरू कर दिया है। कतरी नशियाती इदारे अल जजीरा की रिपोर्ट बताती है कि भारतीय ऐप बुली बाय पर 100 मुसलमान ख्वातीन की तस्वीर शेयर करते हुए उन्हें ऑनलाइन नीलामी के लिए पेश किया गया है, जिनमें नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई, कश्मीरी सहाफ़ी कुरतुलैन, भारतीय सहाफ़ी इस्मत आरा, हिबा बेग, साइमा समेत 100 ख़वातीन के नाम शामिल हैं। इस्मत आरा ने ट्वीट में लिखा कि बहुत अफसरदगी की बात है कि बहैसियत मुसलमान औरत आपको नए साल का आगाज़ डर और नफ़रत के एहसास के साथ करना पड़े। यकीनन वो अकेली नहीं हैं जिन्हें सुली डील्स के इस नए वर्जन में निशाना बनाया जा रहा है, और भी बहुत सारी ख़वातीन उनके साथ शामिल हैं। हिबा बेग ने इस बारे में ट्वीट किया और लिखा कि 6 माह में दूसरी बार उन्हें ऑनलाइन बेचा गया है, तो काम कब जागेंगे। साइमा ने ट्वीट किया कि सुली डील्स की तरह इस काबिल नफरत बुली डील्स में भी उन समेत बहुत सी मुस्लिम ख्वातीन का नाम शामिल है, यहाँ तक कि नजीब की वालिदा को भी नहीं बख्शा गया। ये इंडिया के शिकस्ता निज़ाम इंसाफ का गम्मास है। क्या हम ख्वातीन के लिए सबसे गैर महफूज मुल्क बनते जा रहे हैं? रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि नई एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर शेयरिंग प्लेटफॉर्म उस पर बनाई गई ये जो ऐप हम आपको दिखा रहे हैं, इस पर आप देखें जी, फ़ोटो अपलोड की जा रही है। फ़ोटो किसकी अपलोड की जा रही है? मुसलमान ख्वातीन की जा रही है, और उनको क्या लिखा जा रहा है फ़ोटो अपलोड करके कि ये ख्वातीन फॉर सेल हैं। अच्छा, भारतीय सहाफ़ी इस्मत आरा जो हैं, उनके मुताबिक दिल्ली पुलिस के साइबर सेल में शिकायत की गई है और FIR दर्ज कर ली गई है, लेकिन ताज़ीरात हिंद की किन शिकों के तहत दर्ज की गई है, इस बारे में उन्हें कुछ बताया ही नहीं गया है। भारतीय इंतहा पसंदों का मुस्लिम ख्वातीन के ख़िलाफ़ कोई इस तरह का ओछा हथकंडा जो है, ये कोई पहला वाक़या नहीं है। नाज़रीन, गुज़श्ता साल जुलाई में भी एक ऐसी एप्लीकेशन सुली डील्स बनाई गई थी, जिसमें मुख्तलिफ शुबाह ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली मारूफ जो मुसलमान ख्वातीन थीं, उनकी तस्वीर अपलोड की गई थी। ऐप में इस्तेमाल होने वाली मुसलमान ख्वातीन की मालूमात ट्विटर से ली गई। उसमें से 80 से ज़ायद ख्वातीन की तस्वीर उनके नाम और ट्विटर हैंडल से दिए गए थे। कश्मीरी सहाफ़ी जो हैं कुरतुलैन रबर, उन्होंने गुज़श्ता बरस सुली डील्स में ख्वातीन की नीलामी के लिए तस्वीर जारी करने के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। एप्लीकेशन बुली बाय पर निशाना बनने वाली ख्वातीन का कहना है कि अगर पहली बार इस एप्लीकेशन के पीछे मौजूद लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती तो आज दोबारा ऐसा न होता, लेकिन ऐसा हो रहा है। अब इसको रोका कैसे जा सकता है, और फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो क्यों रहा है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे जी। कुरतुलैन साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, इस वक्त वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कुरतुलैन। कुरत, आप तक आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी, वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। कुरत, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रही हैं। कुरत, ये फरमा दीजिएगा कि भारत में मुसलमान ख्वातीन को इंतहा पसंदों की जानिब से फ़रोख्त करना, एक औरत की, चाहे वो मुसलमान हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखती हो, इस तरह से तज़लील करना, इससे ज़्यादा बीजेपी सरकार की सरपरस्ती में आप समझती हैं कि कोई और घटिया काम हो सकता है? अगर हम देखें तो जो ह्यूमन वायलेशन हो रही है इंडिया में, तो वो सिंस पार्टीशन से हो रही है 1947 से। लेकिन अब जब मोदी सरकार जब से आए हैं, तब से ह्यूमन वायलेशन बहुत ज़्यादा पीक पे हो रहा है। और अगर हम फीमेल की बात करें तो हमें देखने को मिलेगा कि उधर तो पहले ये होता था कि जो मुस्लिम फीमेल्स थी उनको टारगेट तो किया जाता था, लेकिन उनको एक तरीके से ना यूज़ किया जाता था कि वो जो हमारे मेल हैं उनको उन तक अप्रोच करने के लिए। मीन्स ये कि उनके घरों में अटैक किए जाते थे और उनको ब्लैकमेल किया जाता था। अब अपनी ख़वातीन को बचाने के लिए जो है उनको आगे आना पड़ता था, और फिर समटाइम्स वो इसको भी फाल्स उनका जो मीडिया है वो उसको गलत रंग दे देता था। अब जिस वक्त हम ये देखें कि ये जो सिली डील्स हो गई, और अब जो एक न्यू ऐप हुई है, और 100 उन्होंने मुस्लिम वुमेंस जो हैं उनका नाम शाया कर दिया, और उनको उन्होंने ये एक गलत वायलेशन कर रहे हैं वुमेन की। तो इससे ज़्यादा वुमेन वायलेशन जो है वो देखने को नहीं मिलती है। अगर यही काम हमारे पाकिस्तान में होता या किसी और मुस्लिम कंट्री में होता, तो जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उन्होंने इसे कहना था कि ये दहशतगर्द हैं या शिद्दत पसंद हैं। लेकिन इंडिया में जो मुसलसल इस तरह की वायलेशंस हो रही हैं, उन्हें इंटरनेशनल मीडिया भी इतना प्रोमिनेंट नहीं कर रहा, और जो हमारी ह्यूमन राइट्स ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इससे ज़्यादा जो है हाईलाइट नहीं कर रही है। ठीक है। अच्छा, हाईलाइट नहीं किया जा रहा है, लेकिन चलें हम अपनी सी जो कोशिश कर सकते हैं, हम बात कर रहे हैं, अब जैसे ख्वातीन बात कर रही हैं, ट्विटर पे इस पे बहस हो रही है।
मुझे बताइएगा कि पहले जो सुली डील्स के नाम से एक बनाया गया था, इसी तरह का एक पेज बनाया गया था, एक एप्लीकेशन जो है रेडी की गई थी, उस पे इस तरह से मुस्लिम ख़वातीन की तज़लील की गई थी। आपको नहीं लगता कि अगर उस पर कोई एक्शन ले लिया जाता तो ये अब इस तरह की चीज़ दोबारा ना हो रही होती? और अगर इस पर भी एक्शन नहीं लिया जाएगा तो फिर तो ये एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। कहाँ पर कमी है? चलें, बैरूनी मीडिया को हम छोड़ देते हैं, बैनुल अक़वामी उसको छोड़ देते हैं कि वो कवरेज दे रहा है, नहीं दे रहा, लेकिन आप सोशल मीडिया को देख लें ना, उस पे अगर कोई इस तरह की कोई चीज़ हाईलाइट की जाए, बात की जाए, तो बहुत सारे लोग आपका साथ भी देते हैं। फिर कमी कहाँ रह गई कि इस पे उस तरह से बात नहीं हो सकी कि इस पे पाबंदी आयद होती? देखिए, ये पाबंदी जो है ये एक इसको हम कह सकते हैं कि ये एंटी मुस्लिम जो स्कीम्स हैं ये उनका पार्ट है। और जो इंडिया में अगर ये वायलेशन हो रही है तो उनका जो सबसे ज़्यादा टारगेट है वो मुस्लिम्स को टारगेट करना है, चाहे वो इंडिया में रह रहे हों, कश्मीर में रह रहे हों या पाकिस्तान में रह रहे हों। ठीक। अब उसका जो सिलसिला ये चलाते जा रहे हैं, कमी इसलिए रह गई क्योंकि इंडिया में अगर कंप्लेंट्स भी हुई हैं और इसको वो ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर रही हैं, इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही, जिस तरह उनके जो मिनिस्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं उन्होंने भी कहा कि हमने इसमें हम बहुत सी कंप्लेंट्स ली और इन पे हम फर्दर काम करें, क्योंकि वहाँ जो है शरिया कानून नहीं है। और इसी पे तो इसी आइडियोलॉजी पे तो हमारा पाकिस्तान बना था और इसीलिए तो वहाँ ये आज 1947 से ये लड़ाई और ये जंग चल रही है कि इंडियन और मुस्लिम्स कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि उन दोनों की जो आइडियोलॉजीज हैं उनमें बहुत फ़र्क है। इसलिए ये जो है ये एक प्रोपेगेंडा है, मुस्लिम्स के अगेंस्ट एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। इसलिए उन्होंने 100 मुस्लिम, जैसे अभी 6 मंथ्स अगो आपने भी बताया कि एक और ऐप चली थी, उसमें भी इसी तरह का इन्होंने जो वुमेन मुस्लिम्स हैं उनको टारगेट किया था और अब 6 मंथ्स के बाद दोबारा से इन्होंने इस तरह से करना शुरू कर दिया है। तो उसका जो सबसे बड़ा एक हमें इनको जो कमी रहती है वो यही है कि ये एंटी मुस्लिम जो और मतलब चल रही हैं, स्कीम्स चल रही हैं, ये सब उनका किया धरा है। और जब तक ये इस तरह के प्रोपेगेंडे काउंटर नहीं किए जाएंगे और उन पे एक बाकायदा लायामल नहीं बना जाएगा तो तब तक ये वायलेशन होती रहेगी। अच्छा, ये तो होता रहेगा और मेरे ख्याल में ये सिर्फ मुसलमानों के साथ ही होता रहेगा, क्योंकि भारतीय जो क्रिकेटर हैं विराट कोहली, जब उन्होंने पाकिस्तान से जब मैच हारे थे उसके बाद हमने देखा कि उनको बहुत ज़्यादा धमकियां मिलना शुरू हो गई थी और एक धमकी के अंदर किसी ने सोशल मीडिया पर उनकी बेटी के बारे में कोई बात कर दी थी। फ़ौरन से वहाँ की पुलिस जो है वो उस बंदे तक पहुँच बिल्कुल गई, उसको मैम, अरेस्ट कर लिया। उनके एक प्लीज़। बिल्कुल अभी उनके जो रिसेंट एक बहुत बड़े उनके एक्टर हैं शाहरुख खान, उनका भी अगर आप थोड़ा-सा देख लें कि उनके बेटे के खिलाफ भी इन्होंने एक बहुत बड़ी कैंपेन चलाई वही तो थी। मैं आपसे इसी कह रही तरह हूँ ना, जो गुलगुलैन, देखिए बिल्कुल, फ़र्क तो साफ ज़ाहिर है। शाहरुख बिल्कुल। कुछ करते हैं या उनका बेटा कुछ करता है, उनको फ़ौरन से धर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान हैं, उनका मज़हब इस्लाम है। विराट कोहली जिनकी बेटी को सोशल मीडिया पर एक धमकी मिलती है, उस बंदे तक फ़ौरन से पहुंच जाया जाता है। तो ये जो दोहरा मयार है, इस पर वहाँ के मुसलमान क्यों बात नहीं करते हैं? आप तो सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपकी वहाँ पर मौजूद मुसलमानों से बात होती होगी, फ्रेंड्स होंगी आपके बहुत सारे वहाँ पर लोग, क्यों इस पर वो आवाज़ नहीं उठाते हैं इंडिया के अंदर अपने हक के लिए? इसमें सबसे ज़्यादा उनका फ़ाल्स मीडिया इन्वॉल्व है, चूँकि आपको पता होगा कि 2019 में जब वहाँ पे लॉकडाउन उन्होंने लगाया था, कर्फ्यू लगा दिया था, तो उसके बाद उन्होंने जो उनके अपने लोकल जर्नलिस्ट थे उनको अरेस्ट कर लिया था, जो वहाँ पे सही, कवरेज करते थे। और सही। जो एक्सटर्नल जो जर्नलिस्ट थे उनको वहाँ से उन्होंने निकाल दिया था और उनकी एंट्री वहाँ पे बंद कर दी थी। और तकरीबन 2-3 साल तक तो किसी भी जर्नलिस्ट को वहाँ जाने की और कवरेज करने की परमिशन नहीं थी। बिल्कुल। और जो वहाँ के लोकल जर्नलिस्ट हैं, इवन जो कॉमन पीपल, इवन जो सोशल मीडिया ऐप भी यूज़ करते हैं, जो ट्विटर यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, उनकी ऐप्स को वो हैक कर लेते हैं और उनकी डायरेक्शन को पता कर लेते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन, उनका डेटा निकाल लेते हैं, उनके घरों से उनको पकड़ के ले जाते हैं, उनको अरेस्ट कर लेते हैं। और अगर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको, अब जिस तरह आपने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम और इंडियन क्रिकेट टीम का जो क्रिकेट चला, उसमें उन्होंने सिर्फ इतनी सी बात पे कि चूंकि वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, जो मैच हारे कश्मीरी थे। हैं, उन्होंने जिस तरह जश्न मनाया, तो उन्होंने जो इतने स्टूडेंट्स थे उनको पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया और उनको बहुत ज़्यादा कोप किया उनके साथ। इसी तरह जो वहाँ अगर इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन अगर कोई हाईलाइट करना भी चाहता है तो वो नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो फोर्सेस हैं, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वो उन्हें नहीं ऐसा
परमिशन करने के लिए। उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, उनको इसके पनिशमेंट दी जाती है, इवन उनके घर वालों को भी टॉर्चर किया जाता है। ठीक है। ये सारी चीज़ें तो हम रिपोर्ट भी कर रहे होते हैं, उसी पे मैं भी बात कर रही हूँ, आप भी बता रही हैं। लेकिन कुरतुलैन, आप जैसे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं जो इंसानी हुकूक के लिए काम कर रही हैं, वो इस पे क्यों उस तरह से आवाज़ नहीं उठा पा रही हैं कि इसको मज़ीद हाईलाइट किया जाए, इसको रोका जा सके, दुनिया तक आवाज़ पहुंचाई जा सके? बार बार हम ये तो कह देते हैं कि जी दुनिया नहीं सुन रही है, नहीं सुन रही है, लेकिन कुछ तो ऐसा करना होगा कि हमारी बात भी सुनी जाए, या बस यही कह देना काफ़ी है कि दुनिया नहीं सुन रही है? जी, क्या करें? बिल्कुल, एज़ अ कश्मीरी, एज़ अ पाकिस्तानी, अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान इसके बहुत काम कर रहा है, और पाकिस्तान जो है वो ये जो इंडियन ह्यूमन वायलेशन हो रही है, इस पे बहुत काम कर रहा है, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि हम अपना बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। हम यूनिवर्सिटीज़ में रोल प्ले कर रहे हैं, बाकायदा कश्मीर की ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं जो वहाँ पे स्टूडेंट्स को इस बारे में अपडेट करते हैं, और फिर सोशल मीडिया पे टीम्स बनी हुई हैं। ट्विटर पे अगर आप चले जाएं तो हर दूसरे तीसरे दिन आप ट्रेंड्स देखते होंगे, कुछ ट्रेंडिंग ऐसी टीम्स हैं जो कि ट्रेंड्स चलाती हैं बार बार, और दुनिया को बताती हैं कि इंडिया में जो है कश्मीरियों के साथ क्या सलूक हो रहा है। उसके बाद ये कि हम इस पर आवाज़ नहीं उठा रहे, क्योंकि जब भी हम आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं तो इंडिया ने अपना एक इमेज क्रिएट किया हुआ है, जो होता है पीसफुल कंट्री का इमेज उन्होंने एक क्रिएट किया हुआ है बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस। और अभी जो रिसेंट फॉर लैब एक आपको अगर उसको एक्सपोज कौन करेगा, कैसे करें? उसको एक्सपोज करने का जो बेहतरीन तरीका वो यही है कि हमें जो यूनाइटेड नेशंस हैं उनसे एक बाकायदा स्ट्रेटजी बना के उनसे बात करनी पड़ेगी, और सोशल मीडिया जो है उसको बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करना है कि जो फाल्स मीडिया, जो फाल्स प्रोपेगेंडा और जो इस तरह की इंफॉर्मेशन को लेके आ रहे हैं उनको कंट्रोल किया जाए। एक तरफ तो उनको अगर कंट्रोल किया जाए तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें कवर हो सकती हैं। और फिर जो इंटरनेशनल लेवल है, जो अगर हम कुछ भी कर ले तो हम नहीं कर सकते जब तक हमारे पास एक बाकायदा रिटर्न रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगी। जब तक हमारे पास कोई रिटर्न आर्टिकल नहीं आएगा तब तक वहाँ पे कुछ भी इस तरह की जो है उनके अगेंस्ट काम नहीं हो सकता। ठीक है जी। कोई जामे हिकमत अमली बनाना होगी, इस मामले को आगे लेकर जाना होगा, इतना आगे कि अक़वाम मुत्तहिदा में ये चीज़ जो है वो पहुँचे। बहुत बार वैसे पहुँची भी है, लेकिन वहाँ से भी क्या होता है, कश्मीर का मसला देख लें कि कहाँ लटका हुआ है सारी करारदादों के बावजूद। बहरहाल बहुत शुक्रिया कुरतुलैन साहिब, आप हमारे साथ मौजूद थी। सोशल एक्टिविस्ट हैं, क्या कुछ सोशल एक्टिविस्ट कर रहे हैं भारत में होने वाले जबर के ख़िलाफ़, जुल्म के ख़िलाफ़ जो ख़ासतौर पर मुसलमान ख़वातीन पर ढाया जा रहा है, उस पर हमसे बात करें थी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अच्छा जी, भारत ही की बात हो रही है तो भारत के हवाले से आज हमारे पास एक और ख़बर भी पहुंची है। ख़बर यह है कि इंतहा पसंद रियासत भारत और मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम जो हैं वो भारत के में मुसलमानों के ख़िलाफ़ होने वाली बहुत सारी जो चीज़ें हैं उन पर भारतीय फोर्सेस के 5 साबिक सरबराहान ने भारत में इंतहा पसंदों की जानिब से आवाम को मुसलमानों की नस्ल कुशी पर उकसाने पर कौमी सलामती को लाहिक खदशात का इजहार कर दिया है। ये खुला ख़त जो है ये भारतीय सदर और वज़ीर आज़म को लिखा गया है। इसमें साबिक भारतीय फोर्सेस के सरबराहान ने इंतहा पसंदों की साजिश को किस तरह बेनकाब किया है, साबिक भारतीय फोर्सेस के सरबराहान ने ख़त में क्या खदशात और मुतालबात किए हैं, ये सारी चीज़ें रिपोर्ट के ज़रिए आपको बताते हैं। इंतहा पसंद भारतीय हिंदुओं के खिलाफ इनके अपने भी मैदान में आ गए। मुस्लिम मुखालिफ बयानात पर भारतीय फोर्सेस के सरबराहान की जानिब से भारतीय सदर और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखकर दिल्ली में हुई मजहबी इज्तिमा में मुसलमानों के खिलाफ नफरत आंगेज तकरीरों पर तशवीश का इजहार किया है। भारतीय मुसल्लह अफवाज के 5 साबिक चीफ्स ऑफ स्टाफ, साबिक फौजी ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स और सरकर्दा शहरियों समेत 100 से ज्यादा नामवर शख्सियात ने हिंदुत्व के रहनुमाओं की जानिब से मुल्क में मुसलमानों की नस्ल कुशी की खुली धमकी को मुल्क की सलामती के लिए खतरा करार दिया है। खत में लिखा है कि हम हिंदुओं के धर्म संसद नामी 3 रोजा मजहबी इज्तिमा के दौरान की गई तकरीरों के मवाद से सख्त परेशान हैं। 17 से 19 दिसंबर 2021 के दरमियान हरिद्वार में साधु और दीगर रहनुमाओं की जानिब से हिंदू राष्ट्र के क़याम की जरूरत और हिंदू मत के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर हथियार उठाने भारतीय मुसलमानों को कत्ल करने के लिए बार बार मुतालबात किए गए। खत में मुल्की सरहदों की मौजूदा सूरत हाल का हवाला देते हुए खबरदार किया गया कि मज़हबी अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद की इस तरह की खुली धमकियाँ
न सिर्फ अंदरूनी तौर पर अदम इस्तेकाम का बायस बन सकती हैं, बल्कि बैरूनी कुव्वतें भी इसका फायदा उठा सकती हैं। खत में मजहब के नाम पर इस किस्म की तफरीक की सख्त अल्फाज में मुजम्मत, जबकि इश्तियाल अंगेजी पर फौरी इक़दामात का मुतालबा किया गया है। खत के मतन में ये भी कहा गया कि भारतीय आईन में हर मजहब के मानने वालों को आज़ादी से अपना मजहब इख्तियार करने की इजाज़त है। भारत की सियासी जमातें मुस्लिम नस्ल कुशी के इन नारों की मजम्मत करें, अपनी सफ़ों में ऐसे रुझानात की हौसला शिकनी करें, सेकुलर भारत के साथ अपने अज़्म का अयादा करते हुए तमाम शहरियों के यकसा हुकूक के लिए डट कर खड़े हों। खत के जरिए भारतीय इंतहा पसंद सरकार को बराबर कराया गया कि इस तरह के मजीद फितना अंगेज इज्तिमाआत दूसरी जगहों पर मुनक़िद किए जा रहे हैं। हम अवामी तौर पर नफरत के इजहार के साथ इस तरह के तशद्दुद को उकसाने की इजाज़त नहीं दे सकते, जो न सिर्फ दाखिली सलामती की संगीन खिलाफ वर्जियों का बायस बनता है, बल्कि ये हमारी कौम के समाजी ताने बाने को भी तबाह कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के 76 वकला ने भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना को खत लिखा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद की धमकियों का अज़ खुद नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। कानूनी माहिर ने कहा कि पुलिस ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए फौरी अदालती मुदाखलत की जरूरत है, जो बज़ाहिर रोज का मामूल बन चुके हैं। बिल्कुल जी, ये वाक़यात जो है रोज़ का मामूल बन चुके हैं, इसीलिए ये खुला ख़त लिखा गया है। अब इस पर क्या एक्शन होता है नहीं होता है, इस पे भी हम बात करेंगे जो ही इस बारे में कोई ना कोई अपडेट आएगी। लेकिन अभी हमें जिक्र करना है जी खलीजी रियासतों से आने वाली बड़ी खबर का। यमन के हौसी बागियों पर सऊदी और इत्तेहादी अफवाज की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात के कार्गो बहरी जहाज़ रवाबी को अगवा करने का इल्ज़ाम आयद कर दिया गया है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि जजीरा 17 से जाजान बंदरगाह जाने वाले समुद्री मिशन पर मामूर बहरी जहाज़ में यमन के एक अस्पताल के लिए एम्बुलेंस, तिब्बी आलात, मुआसलाती आलात, खैमे, एक फील्ड किचन, फीड लॉन्ड्री यूनिट और तकनीकी हिफाजती मुआवनत का सामान लाया जा रहा था, जिसे हौसी बागियों की जानिब से अगवा कर लिया गया। दूसरी जानिब हौसी बागियों की जानिब से कार्गो शिप में असलहा ले जाने का इल्ज़ाम आयद किया गया है और कहा गया है कि बहरी जहाज़ को बिना इजाज़त यमन की सरहद में दाखिल होने पर पकड़ा गया। सऊदी अरब और इत्तेहादी अफवाज ने हौसी बागियों को खबरदार किया है कि फौरी तौर पर कार्गो जहाज़ आज़ाद नहीं किया गया तो हौसियों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। नाज़रीन, 2015 में हौसी बागियों की जानिब से दारुल हुकूमत सना पर कब्जे और यमनी सदर के मुल्क से फरार होने के बाद सऊदी अरब का मानना था कि हौसी बागियों को ईरान की जानिब से असलहा और हिमायत हासिल है। यमन में ईरान का असर रसूख ख़त्म करने और मनसूबा जो मंसूर हादी हैं उनकी हुकूमत को बहाल करने के लिए सऊदिया ने 8 अरब ममालिक के साथ इत्तेहाद बनाया है और ये जो अरब ममालिक हैं इनके साथ मिलकर, जिनकी तादाद 8 बताई जा रही है, हौसी बागियों के खिलाफ लड़ाई का ऐलान किया, जो कि आज तक जारी है। इस लड़ाई में सऊदी अरब को अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस की लॉजिस्टिक और इंटेलिजेंस मदद भी हासिल है। बिल्कुल जी, अभी हौसी बागियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है और इस पर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी हमें रुख करना है बर्रे आज़म अफ्रीका का। खबर वहाँ से आज ये आई हम कि जनूबी अफ्रीका की पार्लियामेंट में जो लगने वाली आग है उसने तारीखी इमारत को जला डाला है। आग के भड़कते शोलों को काबू में रखने के लिए फायर फाइटर्स को भी कई घंटे लग गए, जिसमें इमारत की छत गिर गई। जनूबी अफ्रीकी हुकाम बताते हैं कि आग लगने के वाकई में तहकीकात की जा रही है और एक मुश्तबे शख्स को हिरासत में भी लिया गया है। ये इमारत कब बनाई गई थी, इसमें कौन सी तारीखी अशिया मौजूद थी जो मुतासिर हुई हैं और क्यों, क्या बताया जा रहा है कि इसको आग की नज़र किया गया है, रिपोर्ट में देखते हैं। जनूबी अफ्रीका में पार्लिमानी तर्जुमान के मुताबिक केप टाउन में वाक़े पार्लिमान में लगने वाली शदीद आग के नतीजे में इमारत का वो हिस्सा मुतासिर हुआ जहां मेंबरान बैठते हैं। आग लगने के वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम सदर रामापोसा ने तस्दीक की कि एक गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। आग लगने का वाक़या इतवार की रात 3 बजे के करीब हुआ और ये वाक़या पार्लिमान के सबसे कदीम हिस्से में पेश आया, जिसे 1884 में मुकम्मल किया गया था। इस हिस्से में लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक केप टाउन में कदीम इमारत में नायाब किताबें भी मौजूद थीं। अफ्रीकन कौमी तराने की असल कॉपी भी इसी इमारत में रखी थी। इमारत के पुराने हिस्से में लगने वाली आग बाद में नए और ज़ेरे इस्तेमाल हिस्सों को भी अपने लपेट में ले लिया। इस पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में कई इमारतें मौजूद हैं। ईवान ज़ेरी इस हिस्से में वाक़ है, जिसे न्यू विंग कहा जाता है। नेशनल काउंसिल ऑफ प्रोविंसेस यानी ईवान बाला
ओल्ड विंग में है, जिसे कमेटी की इजलासों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जनूबी अफ्रीका के पार्लिमान के दोनों ऐवान 1910 से केप टाउन में हैं, जब मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेशन ने बरतानवी तसल्लुत के तहत एक यूनियन कायम की और यही यूनियन जदीद जनूबी अफ्रीका की पेशरो साबित हुई। पार्लिमान नेशनल असेंबली और इवाने बाला नेशनल काउंसिल ऑफ प्रोविंसेस पर मुश्तमिल है। इसी पार्लिमान में जनूबी अफ्रीका की आखिरी नस्ल परस्त हुकूमत के सदर FWD क्लार्क ने 1990 में नस्ल परस्त हुकूमत के खात्मे के मंसूबे का ऐलान किया था। पार्लिमान का ईवान 3 सेक्शन पर मुश्तमिल है, जिसके नए हिस्सों को 1920 और 1980 की दहाई में तामीर किया गया था। गुज़िश्ता बरस मार्च में पार्लिमान के पुराने हिस्से में भी आग लगी थी, लेकिन इस पर जल्द ही काबू पा लिया गया था। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल दोबारा दुनिया के साथ में आपसे मुलाकात कर रहे होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।